हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक आपका शुरू कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो कुछ बुक में ये चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स के नाम से है, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो, और कुछ बुक्स में यूनिट एंड डायमेंशंस के नाम से भी है। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। आपके फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है ये, एंड द लेक्चर इज फॉर ओनली क्लास 11th। टॉपिक है सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है मेजरमेंट, तो इसमें आता है आपका नीड फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट करने की जरूरत क्या पड़ी। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था आपका फिजिकल वर्ल्ड, उसमें हमने पढ़ा था कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस नेचर को कंप्लीटली और एग्जैक्टली डिफाइन करता है, और इट इज द साइंस ऑफ एक्यूरेट लॉज। ये फिजिक्स ऐसी साइंस है जिसमें एक्यूरेट लॉज होते हैं। अगर हम नेचर को एक्यूरेटली डिफाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हर चीज को एक्यूरेटली मेजर भी हमें करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स भी हमें देने पड़ेंगे। तो मेजरमेंट को उतना ही अच्छा और उतना ही फाइन माना जाता है जिसका लिस्ट काउंट जितना छोटा हो। तो आप सोच सकते हो आज के दिन 10⁻⁻15 मीटर इस साइज को भी मेजर किया जा सकता है। दैट इज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका साइज है ये? इलेक्ट्रॉन का। वहीं पे अगर मैं एटम के साइज की बात करूं 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी ये आपका न्यूक्लियस का साइज होता है। तो न्यूक्लियस के साइज को भी मेजर किया है तो डेफिनेटली किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से किया होगा। तो इसीलिए हमें मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ी है कि हर चीज को एग्जैक्टली हम डिफाइन कर सके। सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो सबसे पहले आता है कि ये आपका फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर किया जा सके, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। कोई भी क्वांटिटी जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर किया जा सके, उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी are divided into 3 different categories. First one is fundamental, second one is derived, and third one is supplementary. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो इस नेचर में केवल और केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिनको वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऐसी क्वांटिटी जिनका किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ कोई रिलेशन ना हो, यानी बहुत सी क्वांटिटीज थी जिनको मेजरमेंट करने की जरूरत है। फिजिकल क्वांटिटीज का अमाउंट बहुत ज्यादा था, तो वहां पे देखा गया कि अगर इनको डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करें तो इतनी ज्यादा यूनिट्स हो जाएंगी जिनको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स था कि इसी को चूज करना है। ऐसे आर्बिट्रेरीली 7 क्वांटिटीज को सेलेक्ट किया गया कि इन्हीं की हेल्प से बाकी सारी क्वांटिटीज हम बनाएंगे। यानी केवल हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम एब्सोल्यूट क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज का नाम हम दे सकते हैं, जिनकी हेल्प से बाकी सारी हम निकालेंगे। यानी वो 7 ऐसी हैं जिनका आपस में कोई एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन उन 7 के अलावा दुनिया की ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जो उनके बिना
पॉसिबल हो, यानी बाकी सभी उन्हीं की हेल्प से ड्राइव की जाती हैं। तो सबसे पहली जो 7 है, इनमें से सबसे पहली जो है वो है आपकी मास, उसके बाद आती है लेंथ और उसके बाद आता है टाइम। तो ये है मेन 3 जो आपको पढ़नी है 11th क्लास में, यानी 11th क्लास में हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा यही रिपीट होनी है। तो मास, लेंथ और टाइम, ये 3 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपकी सारी की सारी 11th क्लास में हम डिटेल स्टडी इनकी करेंगे। उसके बाद बची 4 और, एक तो है आपका करंट, ठीक है, दूसरी है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, थर्ड वन इज थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, और एक बचती है आपकी लास्ट जो कि है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो ये आपकी 7 डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। आपको मेनली मास, लेंथ और टाइम के बारे में डिटेल स्टडी 11th क्लास में करनी है। इसके अलावा करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। उसके बाद है डिराइव्ड। डिराइव्ड का कोई फिक्स नंबर नहीं है कि कितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी दूसरे की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारी हम इन्हीं की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव का मतलब जिनको किसी दूसरे यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके बनाया जा सके, यानी आपस में इनका रिलेशन होता है, कुछ 2 या 3 को आपस में रिलेट करके क्या बना देंगे, जो क्वांटिटी बनाएंगे वो क्या रहेगी आपकी ड्राइव। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री। ये आपका जो अगर हम बात करें आपके क्लास 11th और 12th लेवल की, तो वहां पे तो आपको लिखा मिलेगा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको केवल 2 डिफरेंट क्वांटिटीज में ही डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें IIT, JEE मेंस और एम्स की, तो वहां पे आपकी कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में भी डिस्कशन आ जाता है, या उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। तो 2 आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और हैं, जिसको एक तो है आपके प्लेन एंगल और एक है आपका सॉलिड एंगल। ये आपकी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। अब बात आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी SI यूनिट यानी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, यानी उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ओनली यूनिट्स, नो डायमेंशन। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये 2 है, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। तो इतना नोट कर लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। तो आपके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो होता है अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट कितना है। अब अमाउंट तो कोई कह दे कि 2 kg है, कोई कह दे 200 ग्राम है, कोई कह दे 1000 ग्राम है, तो ऐसे तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे N1 का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यू और U1 का मतलब है यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। अब देखिए जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट चेंज हो जाती है। यूनिट है आपका, अभी बताएंगे यूनिट क्या होता है, और एक होता है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट।
ये इस तरह से आपकी यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो जैसे जैसे आप यूनिट चेंज करते हो तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई कह रहा है कि 2 मीटर लेंथ है, कितनी 2 मीटर, और कोई दूसरा कह रहा है कि ये लेंथ 200 सेंटीमीटर है, तो क्या 2 मीटर और 200 सेंटीमीटर लिखने से उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया? नहीं, मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। वो तो क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। बट वैल्यू इज चेंज्ड फ्रॉम, द न्यूमेरिक वैल्यू इज चेंज्ड फ्रॉम 2 to 200। कहां से कहां बदल गई? 2 से 200 बदल गई न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ, बिकॉज द सिस्टम ऑफ यूनिट इज आल्सो चेंज। तो यहाँ पे आपका यूनिट भी, सिस्टम ऑफ यूनिट भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे एक लिखा है न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैंने लिखा है N1 U1 कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिक वैल्यू इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये था आपका मैग्नीट्यूड। उसके बाद आता है यूनिट। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे तो फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी होगी, फंडामेंटल होगी, ड्राइव्ड होगी, सप्लीमेंट्री होगी। अगर इनको मेजर करें तो मेजर करने के लिए बहुत सी यूनिट होती हैं। आपको पता है कि लेंथ और लेंथ को मेजर करने की देखो कितनी सारी यूनिट है। सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं, गज में कर सकते हैं, मील्स में कर सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारी यूनिट होगी। तो फिर कैसे, किस तरह से इनको हम चूज करें? तो बहुत से कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, और उसमें डिसाइड किया गया था एक कि पर्टिकुलर थिंग्स को एक्सेप्ट किया जाए, और उन थिंग्स को एक्सेप्ट किया गया कि मीटर कर दिया हमने, लेंथ को मीटर कर दिया, तो उस मीटर को इस दुनिया के जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सारे समझे कि मीटर क्या होता है। अब वो चाहे फुट में कर रहे हो या पाउंड में कर रहे हो, किसी में भी मेजरमेंट कर रहे हो, तो वो उसका रिलेशन उस मीटर के साथ उनको पता होना चाहिए कि मीटर में सेंटीमीटर कितने, किलोमीटर कितने, गज कितने, माइल्स कितने, ये सब उनको पता होना चाहिए। तो उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या बोलते हैं। किसी की यूनिट है मीटर, किसी की सेंटीमीटर, किसी की किलोमीटर, किसी की सेकंड, किसी की मिनट, किसी की आवर। इन सभी को अगर मिला के एक साथ स्टडी करें तो उसको बोल देते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी मैंने कहा था कि यूनिट चेंज हो जाए, तो वो तो एक पर्टिकुलर यूनिट है। सिस्टम ऑफ यूनिट में यहाँ पे मास की भी है, लेंथ की भी है, टाइम की भी है, करंट की भी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की भी है, इन सभी की यूनिट्स हैं आपकी। तो ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसी कोई ड्राइव्ड यूनिट बनी जिसमें सारी यूज हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट से हम बोल देते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर में आज हम एक छोटी सी चीज और डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नोट कीजिए, सबसे पहले किसी की एसआई यूनिट जो होती है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको आज नोट करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही काम आते हैं हमारे। देखिए सबसे पहले है सिंबल्स। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके सिंबल्स हम कैसे लिखें? तो उसके लिए हमेशा रोमन अपराइट लेटर्स यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? रोमन अपराइट लेटर। फॉर एग्जाम्पल फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। अगर आपने ऐसे लिखा है तो है बिल्कुल ठीक। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से कुछ डिजाइन बना देते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे और फिर ऐसे कर देते हैं। तो ये अगर ऐसे किसी के ऐसा यूनिट लिखते हो तो वो होती है गलत।
जैसे आपने कंप्यूटर में पढ़ा है, अगर कोई भी हम लैंग्वेज सीखते हैं, सी सीखते हैं, सी प्लस सीखते हैं, तो उसमें प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम में अगर गलती से एक डॉट भी एक्स्ट्रा कम या उस डॉट की जगह पे कुछ और लग गया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, यानी वो आपका प्रोग्राम रन नहीं कर पाता। तो इसी तरह से आपकी एसआई यूनिट्स होती है, सिंबल है। ये ऐसा नहीं है कि मन मर्जी हम न्यूटन जैसे इंग्लिश में लेटर्स लिखने सीख रहे हैं तो एक को अपनी मन मर्जी से किसी भी डिजाइन में हम बना सकते हैं, एक कर्सिव राइटिंग वगैरह में लिख सकते हैं, नहीं ना ऐसे लिख सकते हो और ना कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं तिरछा करके, ऐसा भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। ठीक है, तो कैसे लिखना, हमेशा अप राइट लेटर्स में लिखना है। उसके बाद देखिए तो ये इसका एग्जांपल था एसआई यूनिट का। उसके बाद है यूनिट इज नेवर रिटन विद कैपिटल इनिशियल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर ए सेंटेंस। ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट लिख रहे हैं, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नाम से ही क्यों ना हो, उसका फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल नहीं आ सकता। अगर आपने लिख दिया तो वो एसआई यूनिट गलत होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी की एसआई यूनिट न्यूटन है, तो किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया और एक बच्चे ने लिख दिया ऐसे। याद रहे कि इंग्लिश में सिखाया जाता है कि हर कोई भी नाम हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, लेकिन हम यहाँ पे नाम लिखने सिखा नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे एसआई यूनिट लिखने सिखा रहे हैं। तो ध्यान रहे आपको कि एसआई यूनिट में अगर मैं न्यूटन किसी के एसआई यूनिट लिख रहा हूं तो ये बिल्कुल गलत है। एसआई यूनिट न्यूटन ऐसे लिखी जाएगी, उसके आगे कोई क्वांटिटी लग जाएगी, यानी न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ पे आ गया सपोज 20 न्यूटन, ऐसे लिखो ठीक है, या फिर ऐसे लिखो वो भी ठीक है। यहाँ पे आप ये दो मैंने चीज बताई, एक तो सिंबल को आप डिजाइन नहीं कर सकते, केवल अपराइट लेटर लिख सकते हो। दूसरा, चाहे कोई भी यूनिट हो, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नाम से ही क्यों ना हो, तो भी आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं कर सकते। कई सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट के नाम के अलावा और यूनिट क्या होती है, तो लेंथ कैसा यूनिट मीटर होती है। तो अगर मीटर ऐसे लिख दिया आपने तो भी गलत है ऐसा यूनिट, आपको ये ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट में अगर कंप्लीट नेम आपको लिखना है तो वो उसका फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बता रहा हूं जहाँ पे साइंटिस्ट के नेम से एसआई यूनिट्स होती हैं। फोर्स की होती है न्यूटन, तो न्यूटन को लिखने का ये तरीका सही है अगर कंप्लीट नाम लिख रहे हो तो, या फिर कैसे लिखोगे ऐसे। उसके बाद है एनर्जी, तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। तो जूल को कैसे लिखोगे, जूल, तो या तो ऐसे लिखो या फिर इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर, या फिर इसको कैपिटल ए से लिख सकते हो। टेम्परेचर की होती केल्विन, केल्विन, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, ए से लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज, या फिर इसको आप एच जेड लिख सकते हो। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही लेंथ की है मीटर, इसको एमसी। ऐसे ही मास की है, इसको लिखते हैं किलोग्राम, किलोग्राम, या फिर आप क्या लिख सकते हो, केजी। उसके बाद है टाइम, टाइम की होती है सेकंड, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तो लास्ट है आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की होती है कैंडला, क्या होती है,
कैंडला, CD, इस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, जिनसे रिलेटेड कई बार आपके जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है उनमें क्वेश्चन आए हैं कि इसकी एसआई यूनिट लिख दो। अब फोर्स की एसआई यूनिट सभी को पता है न्यूटन, लेकिन ऑप्शन में 4 के 4 न्यूटन लिख के दे दिए, 2 सिंबल और 2 बार वार। और उनमें से क्या होता है कि कई पेपर्स में पहले क्या होता था, यहाँ भी होते हैं कि मोर देन 1 आंसर इज करेक्ट, यानी एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, फटाफट सभी पे करेक्ट लगा देते हैं, या गलत को सही, सही को गलत कर देते हैं। तो वो वहां पे बहुत काम आता है, यानी बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे एक चीज और देख रहे होगे कि जितनी भी एसआई यूनिट्स नेम से हैं साइंटिस्ट के, उनका जो सिंबल है वो कैपिटल आ रहा है, और लेकिन जितनी भी ऐसे सिंपल है, मीटर वगैरह है, केजी है, इनके सारे लेटर्स स्मॉल आ रहे हैं, लेटर्स भी क्या आ रहे हैं, स्मॉल आ रहे हैं। लेकिन हम इसको मैंने मेन यानी है इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया, कुछ अपवाद भी हैं, कुछ में बड़े आ जाते हैं, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं। साइंटिस्ट के नाम अगर है, उनके फर्स्ट लेटर अगर यूज कर रहे हो तो आपका कैपिटल ही आता है, लेकिन कुछ एक में ये 2 यूज हो जाते हैं। तो ये क्योंकि कहीं पे हेनरी वगैरह है तो वो एच वहां उसके लिए यूज हो चुका, तो यहाँ पे जो आपका हर्ट्ज है इसके लिए HZ यूज किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो जितने भी वीडियोस हैं ये मान के चलिए आज से रेगुलर पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। और ये मानिए कि 11th की फिजिक्स ही डिसाइड करती है कि आपको आगे चल के क्या बनना है। यहाँ पे हर टॉपिक अलग फील्ड का है, हर टॉपिक अलग फील्ड का होता है, यही आपकी लाइफ को डिसाइड करती है कि आपको आगे चल के करना क्या है। कई बार क्या होता है कि एक टॉपिक कुछ अगर 50 बच्चों की क्लास है या इससे ज्यादा या कम है, तो उनमें से 5 को समझ में आ गया और बाकी को कम समझ में आया, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि फिजिक्स हार्ड है, हमें समझ में नहीं आ रही। और वो टॉपिक डिसाइड कर रहा था कि एरोप्लेन या फाइटर प्लेन का पायलट किसको बनना है। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या एक क्लास में 50 बच्चे सारे एरोप्लेन के पायलट बनने के लायक हैं या बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। तो इसीलिए फिजिक्स में 11th क्लास में हर टॉपिक अलग अलग फील्ड का है। तो ये जरूरी नहीं कि हर बच्चे का हर एक टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, कोई ना कोई टॉपिक में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है उसको, लेकिन कोशिश करूंगा कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ये है कि फील्ड डिसाइडेड टॉपिक तो एक ही होता है, यानी एक ही टॉपिक ऐसा होता है जो आपका फील्ड डिसाइड करेगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जो आपको बहुत आसान लगेगा, आपको उसको करने में मजा आएगा। तो जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये टॉपिक इस फील्ड को डिसाइड कर रहा है। तो वहां से ये माइंड में सेट मत कर लेना कि मेरे को तो ये बनना ही नहीं है, मैं टॉपिक ही नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। डेली लाइफ में यूज होने वाला है, काम सभी के आना है, बहुत जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि पेपर में ऊपर लिख के आ जाओगे कि मेरे को तो एरोप्लेन का पायलट बनना नहीं है, इसलिए मैं इस टाइप का एक भी न्यूमेरिकल पेपर में नहीं करूंगा, तो कोई नंबर देने वाला नहीं है। तो आपको कॉम्पिटिटिव टेस्ट अगर फाइट करना है तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको 11th क्लास पे करनी है। क्यों? क्योंकि 12th क्लास में तो शुरू से ही आप अपने आप मेहनत करने लग जाते हो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए, जैसे 10th में कर रहे थे। तो आपके लिए 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चा 11th को अच्छे से कर गया उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स, आज के वीडियो में इतना।